हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कमल नागर स्वागत करता हूं आप सभी का साइंस प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमारी चल रही है लेब स्टैंड की टेस्ट सीरीज जिसका नाम है विजय तिलक, और कहीं ना कहीं ये आपको लेब स्टैंड के पेपर में विजय दिलाने वाली जरूर साबित होने वाली है। तो चलिए, हमारा हुआ था माइनर 5 और उसका करने जा रहे हैं हम बायोलॉजी सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, सही कथन चुनना है। राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है। बिल्कुल, राइबोसोम जो है वो एक झिल्ली रहित कोशिकांग है। ठीक है। अब देखो यार, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया कि कौन से कोशिकांग तो झिल्ली रहित है, कौन से कोशिकांग एकल झिल्ली युक्त है, कौन से कोशिकांग द्विझिल्ली युक्त है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है जो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो बिल्कुल यही स्टेटमेंट सही हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, राइबोसोम झिल्ली से बंधे हुए कोशिकांग है जो केवल, देखो झिल्ली से बंधे तो है ही नहीं, झिल्ली रहित है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, नहीं। देखो, राइबोसोम एक यूकेरियोटिक कोशिका में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, जो होता है कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। और वो वाला प्रोटीन कहाँ काम आता है, वो जिस कोशिका के अंदर राइबोसोम है उसके लिए आवश्यक कार्य में काम आता है। ठीक है ना। साइटोप्लाज्म एक कहाँ होता है, RER। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस पर होता है। ठीक है, ये वाले जो राइबोसोम है वो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, वो बाहर जाते हैं। ठीक है, इनको गोल्जी बॉडी पैक करके बाहर भेजता है। ठीक है, ये हो गया। एक कहाँ पे पाए जाते हैं, एक पाए जाते हैं केंद्रिका में। ठीक है। अब केंद्रिका में देखो, पाने का मतलब क्या है, केंद्रिका में राइबोसोम का निर्माण होता है, इतना ही पाए जाते हैं, वहां से फिर बाहर आ जाते हैं। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और एक पाया जाता है प्लास्टिड, लवक में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लास्टिक में पाया जाता है वो तो 70S राइबोसोम होता है जो प्रोकैरियोटिक के समान होता है। बाकी इन सब में है ना 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो आपको अगली वाला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये वो सब जगह हैं जहाँ राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। तो राइबोसोम केवल खुरदरी ER पे पाए जाते हैं, नहीं, इतनी सारी जगह है जहाँ राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, जीवाणु कोशिका के आवरण की परतों का बाहर से अंदर की ओर सही क्रम होता है। अब देखो, जीवाणु कोशिका में क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर पाई जाती है कोशिका भित्ति। ठीक है, ये झिल्ली होगी, ये भित्ति होगी, और इसके अलावा यहाँ पर पाया जाता है एक आवरण। तो 3 लेयर मैंने सेम ही पेन से बना दी। ठीक है ना। ये जो आवरण होता है ये होता है ग्लाइकोकेलिक्स। अब ग्लाइकोकेलिक्स क्या, कई लोगों ने कैप्सूल पढ़ा होगा, कई लोगों ने स्लैम लेयर पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, देखो जो ग्लाइकोकेलिक्स है ना, अगर ये कठोर हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है ना। अब कठोर कब, जैसे सुरक्षा करनी हो, जीवाणु की सुरक्षा करनी हो या फिर प्रतिकूल परिस्थिति हो, तो ग्लाइकोकेलिक्स क्या होता है, कठोर हो जाता है, जिसको बोलते हैं कैप्सूल। और जैसे अनुकूल परिस्थितियां हो, कई किसी सतह पर चिपकना हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, ये ढीला हो जाता है। ठीक है, सॉफ्ट हो जाता है। और इस ढीले वाले ग्लाइकोकेलिक्स को क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। ठीक है, स्लाइम लेयर। तो अब देखो, क्या क्या सीक्वेंस है, क्या क्रम है, सबसे अंदर क्या है, ये झिल्ली है, फिर भित्ति है, फिर ग्लाइकोकेलिक्स है। ठीक है। तो कहाँ से पूछा है, बाहर से अंदर। बाहर, सबसे बाहर क्या हो गया, ग्लाइकोकेलिक्स, फिर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यार, पहले जो एग्जामिनर होता है उनका माइंडसेट क्या होता था कि वो आपकी मेमोरी टेस्ट करना चाहते हैं कि आप कितना याद कर सकते हो। ठीक है, अभी के जो पेपर बन रहे हैं उनमें एग्जामिनर का सीधा माइंडसेट है कि आपको नॉलेज कितना है। ठीक है, वो एक क्वेश्चन देगा, उससे आपको पूरा टॉपिक की नॉलेज जांच कर लेगा। तो आपको इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं स्टैंड करोगे, क्योंकि आपका सीधा सीधा मुकाबला किससे, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वालों से। और वो महाशय लगभग लगभग साल, 2 साल, 3 साल, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, और उनकी तैयारी ऐसे ही होती है। तो आपको भी उनसे क्वालिफाई करने के लिए इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखो आगे, एक्स प्रोकैरियोट्स में पाई जाने वाली संरचना है जो साइनोफाइसिन कणों जैसे आरक्षित खाद्य पदार्थ के भंडारण से संबंधित है। एक्स हो सकता है। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ क्या होता है, साइनोफाइसिन कण क्या होता है, पहली बात तो ये समझो। जो एक साइनोबैक्टीरिया होती है जिसको क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल। अब आपको पता है साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये क्या करते हैं, ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण अगर ये करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण से ये बनाएंगे क्या, भोजन। ठीक है ना, ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाएंगे। अब ये नील हरित शैवाल जो क्या है, वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कौन सी कोशिका है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है।
अब जैसे यूकेरियोटिक कोशिका होता है, जैसे पादप होते हैं, तो वो भोजन बनाते हैं और उस भोजन को स्टोर कर लेते हैं। स्टोर कहाँ करते हैं? जैसे लवक में कर लेते हैं या फिर फूड वैक्यूल पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में ऐसे पादप कोशिका होती है जिसमें केंद्रक यहाँ होता है और एक बड़ी सी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो सॉरी, कोशिका भित्ति क्या, वैक्यूल को रिक्तिका पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है, उसमें फूड स्टोर कर लेता है। अब लेकिन यहाँ पर क्या हुआ देखो, ये जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट जो है, जैसे नील हरित शैवाल एक प्रोकैरियोट है, इसने प्रकाश संश्लेषण किया, इसने बनाया भोजन। तो इस भोजन को स्टोर करने के लिए स्टोर किस रूप में करता है? साइनोफाइसिन कणों के रूप में, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है यहाँ पर, ये क्या है देखो, ये साइनोफाइसिन कण क्या होते हैं? ये होता है इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडी। जैसे कि रिक्तिका होती है, यूकेरियोटिक में रिक्तिका होती है, वैसे ही प्रोकैरियोटिक में क्या होती है? इंक्लूजन बॉडी होती है, जो अलग अलग तरीके की होती है, डिपेंड करता है कि उनको स्टोर क्या करना है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी मोस्टली स्टार्च को स्टोर करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पता करना है आपको, देखो क्वेश्चन का जड़ समझना है आपको कि क्वेश्चन में एक्चुअल में मोटिव क्या है इसका पूछने का, और बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से ऐसे सी पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक के लिए एक रिक्त स्थान है। 1 2 3 पता करना है क्या दिया हुआ है। देखो, प्लास्टिक दिया हुआ है, क्या बोलते हैं? प्लास्टिक। लवक दिया गया है। अब लवक के बारे में आप कितना जानते हो, सीधा सीधा पूछने का मतलब ये। अब मैं बता दूं आपको, लवक जो होते हैं प्लास्टिक, वो 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के कैसे? उनके जो कार्य है ना, उसके आधार पर 3 प्रकार के होता है। एक जो सबसे पहला है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। अब देखो, तीनों लवक है, तीनों को विभाजन कार्य के आधार पर किया गया है। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, वो पादप के अप्रकाशित भाग, अप्रकाशित भाग मतलब जहां प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, जैसे मैं बोल दूं जड़, ठीक है, ये जड़ों में पाए जाते हैं। और इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है भोजन संग्रहण, ठीक है। इनका कारण क्या है? भोजन संग्रहण। अब भोजन के प्रकार के अनुसार ये और आगे इसका भी विभाजन होता है, जैसे एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है ना। अब वो बहुत डीप हो जाएगा, इस क्वेश्चन में इतना ही समझो अभी, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन का संश्लेषण करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये रंग प्रदान करते हैं, ठीक है ना। इनमें पाए जाते हैं क्या? वर्णक, ठीक है। वो क्या प्रदान करते हैं? रंग। अब रंग, पौधे में रंगीन भाग कौन कौन से होते हैं? फूल होगी, पत्तियां होगी, तो वहां पर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए उम, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाएंगे? प्रकाश संश्लेषण करने वाली जगह जहां पत्तियां होगी, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ गए पाए जाएंगे? अप्रकाशित भागों में। अब देखो पूछ क्या रहा है, देखो, रंगहीन प्लास्टिड है जो आमतौर पर पौधों के अप्रकाशित भाग। अब अप्रकाशित भाग में क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। तो एक में ल्यूकोप्लास्ट आएगा, ठीक है, सीधा समझना है, ठीक है। नारंगी लाल प्लास्टिड है जो कैरोटीनॉइड और लिपिड से भरपूर होता है। अब केराटिनॉइड क्या है? केरोटीनॉइड विटामिन होता है। अब वो केरोटीनॉइड से ही कौन सा कलर आता है? लाल नारंगी कलर। तो सीधा पूछ रहा है कलर कौन सा वाला है? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। रंग प्रदान कौन कर रहा है? क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रोमोप्लास्ट दूसरे में। तीसरा देखो क्या पूछ रहा है, क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली चपटी थैलियां उत्पन्न करती है, जिन्हें कहते हैं, देखो क्लोरोप्लास्ट की अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट होती है जिनमें ऐसे सिक्के समान संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। इस एक संरचना को क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड। अगर इस पूरी इसकी थड़ी की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। और थाइलाकोइड के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं क्वांटासोम, ठीक है। वो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। फिलहाल यहाँ क्या पूछ रहा है? क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली की चपटी थैलियां, जिन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं थाइलाकोइड। अब तीनों भर दिया। अब देखो, पहले में ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट सही है, लेकिन क्रिस्टी यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया चला गया, ये नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, दूसरे में क्रोमोप्लास्ट है और तीसरे में थाइलाकोइड। तो ऑप्शन बी वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, एक कशाभिका एवं तारक केंद्र में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था क्रमशः होती है। अब देखो,
हजार बार क्वेश्चन पूछ लिया कि तारक केंद्र और कशाभिकाओं में ट्यूब्यूल्स की व्यवस्था क्या होती है। लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये तो पता है एक में 9+2 होती है, एक में 9+0 होता है, लेकिन कंसेप्ट क्या है, ये 9+2 9+0 है क्यों एक्चुअल में समझता है। ठीक है, इधर देखो कशाभिका जो होती है ना वो एक्चुअल में काम क्या करती है, कि मैं इसको छोटा कर दूंगा पहले। ठीक है, कशाभिका जो होती है ना, कशाभिका, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मूवमेंट का। ठीक है ना, अब मूवमेंट मतलब गति करने का काम होता है, मतलब मोटाई अंग है, इसको हिलना डुलना ज्यादा पड़ेगा। अब हिलना डुलना ज्यादा पड़ेगा तो ये हार्ड तो नहीं हो सकती ना, ये हार्ड नहीं हो सकती, ये गतिशील है। ठीक है, अब गतिशील होने के लिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए। तो जो कशाभिका होते हैं ना, इसमें जो ट्यूबुल्स की व्यवस्था होती है ना, वो कैसे होती है, इधर देखो, जो परिधि होती है ना, परिधि, अब परिधि पर 9 पाए जाते हैं। अब 9 जो पाए जाते हैं, यहाँ आएगा नहीं यार, मैंने भी बहुत छोटा बना दिया। हे यार, छोड़ो, मेरी बात समझो। जो कशाभिका होती है ना, इसमें व्यवस्था क्या होती है, जैसे ये परिधि है, ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं 9 ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब जो 9 ट्यूब्यूल्स है ना, वो डुबलेट के रूप में पाया जाता है। एक तो होता है ट्रिपलेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, ये क्या होता है, डुप्लेट्स होते हैं ये। ठीक है ना, डुप्लेट्स मतलब ये 9 की जगह ये 2 पाया जाता है। ठीक है, अब अभी समझना कंसेप्ट क्या रहेगा, ये 2 पाए जाते हैं और इनके सेंटर में भी 2 पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका एक सेंटर होता है जहां से ये पूरी स्ट्रक्चर मेंटेन रहती है, एक जगह कांस्टेंट रखे ताकि कशाभिका हिल सके। बीच वाली तो इसको क्या करती है, स्थिर रखती है, और ये आपस में जो स्ट्रक्चर है, डबलेट्स है, ये क्या करते हैं, इसकी वजह से हिलते हैं। यहाँ पर प्रोटीन मतलब एटीपी का निर्माण होता है, जिसकी वजह से इसको गति करने में ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर है, किसकी है ये स्ट्रक्चर, कशाभिका की। कशाभिका में क्या है, 9+2। अब देखो 9 तो डुप्लेट है जो 2 2 के रूप में है, और 2 किसमें है, केंद्र में। अब ये 2 वाले जो है ना, उस पूरी संरचना को स्थिर रखते हैं हिलाने के लिए। ठीक है ना, तो अब से समझना है क्या है। अब दूसरा काम मैं आपको बताता हूँ, सेंट्रियोल, तारक काय है। ठीक है ना, अब तारक काय की बात करूं तो तारक काय करता क्या है, तारक काय करता है स्पिंडल फाइबर का निर्माण। स्पिंडल फाइबर क्या काम आता है, जब कोशिका विभाजन होती है तो गुणसूत्रों को खींचने की जरूरत, मतलब इसको चाहिए मजबूती। अब मजबूती के लिए क्या करता है, ज्यादा होना चाहिए ना, इसको मजबूती चाहिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी 9 पाए जाएंगे। 9 पाए जाएंगे, लेकिन 9 क्या है, ट्रिपलेट के रूप में पाए जाएंगे। अब ट्रिपलेट के रूप में पाए जाएंगे मतलब 3 3 पाए जाएंगे। अब ये समझ लो ऐसे कि ये जो ट्रिपलेट है ना, ये एक पिलर हो गया। ठीक है, अगर इसको ऊपर से देखोगे कि 3 3 सरिये गाड़ के एक स्ट्रक्चर रोपी गई है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, तारककाय है। अब ये ट्रिपलेट्स क्या करता है, इसको मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए जो तारककाय होती है उसकी व्यवस्था कितनी है, 9+0। इसको बीच में सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। बीच में सपोर्ट क्यों रहता है, क्योंकि वहां से एटीपी संश्लेषण होता है, वो स्ट्रक्चर को स्थिर रख के गति करवाती है। और ये परमानेंट फिक्स है, ये सीधा का सीधा ऐसे गड़ा हुआ है। ठीक है, ये हिल डुल नहीं सकता। ताकि ये समझ लो ना, एक खंबा होता है वो सीधा गड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसमें से कोई भी धागा बांध के खींचोगे तो खंबा नहीं हिलेगा। ऐसे ही क्या करता है, तारक का स्पिंडल फाइबर बनाता है, उसके लिए इसकी व्यवस्था 9+0 होती है। अब चलो क्वेश्चन पे, देखो कशाभिका में कितने, 9+2, और तारकाय में कितने, 9+0। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखो दो काम के हिसाब से याद रखना, मजबूती चाहिए तो स्पिंडल फाइबर है जिसमें ट्रिपलेट पाए जाते हैं। ट्रिपलेट क्यों, क्योंकि सेंटर में नहीं पाए जाते, तो एक्सा वाले 3 के रूप में चल गए। ये ट्रिक याद रख लेना। ठीक है ना, अब देखो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करता है। अब सक्रिय राइबोसोमल आरएनए मतलब आर आर आरएनए की बात कर रहा है। अब आर आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, आर आरएनए का संश्लेषण होता है किसमें, केंद्रिका में। ठीक है, अब कौन सी केंद्रिका में होती है, देखो केंद्रिका गुणसूत्र जो होते हैं ना, गुणसूत्र उन पे पाया जाता है एक नोर रीजन। ठीक है ना, नोर NOR रीजन। ये कौन कौन से गुणसूत्र में पाया जाता है, ये पाया जाता है 13 14 15 21 और 22। ठीक है, इतने इतने नंबर के गुणसूत्रों पर नोर रीजन पाया जाता है। अब ये नोर रीजन क्या करते हैं, ये नोर रीजन केंद्रिका बनाते हैं, और केंद्रिका में राइबोस RNA बनता है। ठीक है ना, तो सिंपल सी चीज है, केंद्रिका का निर्माण किस किस गुण केंद्रिका किस किस गुणसूत्र से बनती है, इस गुणसूत्रों की वजह से। ठीक है, और केंद्रिका में क्या बनता है, RNA बनता है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज जो है ना, वो ये है नोर रीजन वाली बात। तो कहाँ पे बनते हैं, केंद्रिका न्यूक्लियोलस में। ठीक है,
आगे देखो, निम्न में से कौन यूकेरियोटिक नहीं है? अब यूकेरियोटिक कौन नहीं है? देखो, यूग्लिना यूकेरियोटिक है। एनाबीना, एनाबीना क्या है? एनाबीना वही साइनोबैक्टीरिया है, मतलब नील हरित शैवाल है। और अभी मैंने बताया था नील हरित शैवाल क्या होता है? प्रोकैरियोट होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नील हरित शैवाल शैवालों में नहीं आते, नील हरित शैवाल मोनेरा में आते हैं। जो स्पाइरोगायरा है वो शैवाल है, और वो एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक है। और एगेरिकस क्या है? ये एक कवक है, ठीक है ना। तो याद रखना है, नील हरित शैवाल, शैवाल का मतलब मोनेरा जगत में है वो, शैवाल नहीं है बड़ी वाली, ठीक है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। अब देखो, सबसे पहले ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, सबको ही पता है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। जो स्लाइडेन थे, स्लाइडेन किससे संबंधित थे? स्लाइडेन ने सभी पादपों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, ये चीज बताई थी कि एक जो पादप होती है ना, उसमें सभी तरह की अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है। और स्वान, डॉग नहीं है, SHAWN है, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। स्वान क्या है? बचा हुआ दो, ठीक है। तो ऑप्शन ऑप्शन मैंने नहीं लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे मिलेगा, ऑप्शन आप चेक कर लेना कौन सा वाला सही है। कोशिका चक्र में शामिल है। अब देखो, कोशिका चक्र, अगेन कोशिका चक्र को समझता हूं मैं। तो सेल साइकिल। अब कोशिका विभाजन करने से पहले है ना, दो चीजें होती है, देखो। एक तो होता है कोशिका विभाजन की तैयारी। तैयारी का मतलब, जैसे मान लो आपके घर में शादी है, तो शादी किसी एक दिन रहेगी, बाकी 20 दिन तो तैयारी रहेगी ना। आपके घर में शादी है तो शादी वाला दिन रहेगा एक, जिस दिन फेरे पड़ने हैं, और बाकी 20 दिन तक शादी की तैयारी ही चलती है। लास्ट दिन तक भी शादी की तैयारी ही चलती है। तो एक तो अवस्था होती है तैयारी की, किसकी अवस्था होता है? तैयारी की। और एक अवस्था होती है विभाजन की, ठीक है ना। तो जो तैयारी की अवस्था होती है ना, वो लगभग 95% समय लेती है, और जो ये विभाजन अवस्था है ना, वो 5% समय लेती है। अब तैयारी का मतलब क्या है? कोशिका क्या तैयारी करेगी भाई? कोशिका के अंदर जो पदार्थ है ना, वो अपनी मात्रा में वृद्धि करेंगे, वो तेजी से है ना, जो उपापचय क्रियाएं करेंगी, ताकि है ना, उनमें जो मात्रा है, जैसे कोशिकांग होंगे, कोशिकांग अपनी वृद्धि करेंगे। डीएनए डीएनए भी अपनी वृद्धि करेगा। डीएनए का रेप्लिकेशन अलग होगा, लेकिन डीएनए की वृद्धि तो होगी ना, ठीक है ना। तो ये सब किसमें आती है? तैयारी में। अब देखो, जो तैयारी की अवस्था होती है ना, वो क्या होती है? देखो, ऐसे मैं एक पूरा सेल साइकिल बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ मान लो जीवन SG2, ज्यादा हो गया क्या? जीवन SG2 एम्फेज, ये एम्फेज होगी, ये जीवन होगी, ये S होगी, और ये G2 होगी। अब देखो, जो एम फेज है ना, एम फेज ये क्या है? ये विभाजन की अवस्था है। इस एम के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, चार अवस्थाएं होती है, ठीक है ना। और ये जो बाकी तीनों चीजें हैं, G1 S और G2, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है। तो अब पूछा क्या है? सेल साइकिल, सेल साइकिल में क्या चीज है? एक तो इतनी बड़ी जो है वो क्या है? इंटरफेज अवस्था, और एक क्या है? एम्फेज अवस्था। तो क्या कौन सा ऑप्शन रहेगी? इंटरफेज और एम्प्रावस्था, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। देखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये तो क्या है? ये एम्प्रावस्था के भाग है, तो ये गलत हो गया। जीवन एस और G2, जीवन एस और G2 तो केवल इंटरफेज है, उसमें एम नहीं आए, तो ये भी गलत हो गया। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, देखो, जब विभाजन होता है ना, तो पहले केंद्र का विभाजन होता है, जिसके अंदर ये चक्र आता है, और साइटोकाइनेसिस अलग आता है, ठीक है, वो इसमें नहीं आता है, ठीक है। जीवन प्रावस्था, समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृति के आरंभ के बीच का अंतराल है। अब देखो, समसूत्री विभाजन और ये क्या होता है? दोबारा मैं साइकिल साइकिल बना रहा हूँ, ठीक है। योगी एमफेज, योगी जीवन, योगी एस, और योगी G2। अब ये क्या बोल रहा है? देखो, जीवन प्रावस्था, समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन कहाँ होगा? यहाँ एम फेज में होगा ना, जब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज होगी, तो ये क्या है? समसूत्री विभाजन। यहाँ होगा एम फेज में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब कहाँ पढ़ते हैं? समसूत्री विभाजन में। ये अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा सेल डिवीजन पढ़ा दूं आपको, लेकिन इतना तो पता है, ठीक है ना। और डीएनए प्रतिकृति के आरंभ। अब डीएनए की प्रतिकृति कहाँ होती है? एस फेज होता है, जिसमें अपन ने पढ़ा है रेप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के मध्य का अंतराल है, बिल्कुल सही है। देखो, समसूत्र विभाजन यहाँ हो रहा है, रेप्लिकेशन यहाँ हो रहा है, इन दोनों के बीच की अवस्था क्या है? जीवन अवस्था है, तो ये स्टेटमेंट सही होगी, ठीक है। जीवन प्रावस्था के दौरान कोशिका उपापचयी रूप से निष्क्रिय होती है, देखो गलत हो गया। अभी मैंने क्या बोला? ये सब क्या है? ये पूरी तैयारी की अवस्था है,
ठीक है। तैयारी है G1, S और G2। तो तैयारी की अवस्था में कोशिका में उपापचय दर निष्क्रिय नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अभिकथन एक सही है लेकिन तर्क गलत है, ठीक है ना। अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। 1 मिनट रुकना, ठीक है। कौन सी प्रावस्था डीएनए के द्विगुणन के लिए जानी जाती है? देखो डीएनए का द्विगुणन कहाँ होता है? अभी जस्ट मैंने बताया एस में रेप्लिकेशन होता है और यहीं पर होता है एस, ठीक है ना। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। एम प्रावस्था के एक प्रावस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रावस्था की पहचान करें, ठीक है। एम के अंदर मैंने 4 प्रावस्था बताई है, उनमें से ये सब किस्म होता है। देखो गुणसूत्रीय पदार्थों का संघनन प्रारंभ होता है, बिल्कुल जैसे क्रोमेटिन क्या बोलते हैं, केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन ऐसा बिखरा रहता है, तो वो क्या करता है, वो गुणसूत्रों के रूप में ऐसे ऐसे होने लगता है, ठीक है, अलग अलग संघनन होने लगता है, बिल्कुल। गुणसूत्रीय पदार्थ उलझा हुआ नहीं रहता है क्योंकि सुलझ गया। सेंट्रोसोम कोशिका के विपरीत है, जैसे ये पूरी कोशिका है, तो इसमें जो सेंट्रियोल होता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, विपरीत ध्रुव के दोनों इधर जाने लग जाते हैं, ठीक है, दोनों ध्रुव पर जाने लग जाते हैं, बिल्कुल बढ़ना शुरू कर दे। यहाँ भी एक चीज देखना, इस अवस्था के अंत में कोशिकाएं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियल झिल्ली नहीं दिखाई देती है। मतलब जो कोशिकांग होते हैं ना, उनकी झिल्ली विलुप्त होने लगती है। अब देखो 3 चीजें, देखो यहाँ पर प्रारंभ होना शुरू ही हुआ है, यहाँ भी शुरू हुआ है। तो जब एम फेज, ये एम फेज शुरू होती है ना, तो शुरू कहाँ से होती है, प्रोफेज से। तो ये सब लक्षण किसके हैं? ये सब लक्षण किसके? प्रोफेज के हैं। एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज में अलग अलग लक्षण आएंगे। जैसे मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनेगी, अब पूरा नहीं बता पाऊंगा मैं अभी, ठीक है। तो मेटाफेज पर ये आ गया, मेटाफेज का क्वेश्चन। मेटाफेज पर गुणसूत्रों का संरेखन के तल को कहा जाता है। देखो जब मेटाफेज अवस्था होती है तो गुणसूत्र ऐसे संगठित हो जाता है, ठीक है, देखो ऐसे गुणसूत्र संगठित हो जाएंगे। तितली नहीं बना रहा हूं मैं, गुणसूत्र है, ठीक है। अब पूरे कोशिका में कितने, 46 गुणसूत्र होते हैं ना। अब मैंने 2 बनाया, 2 से समझ जाना, 46 नहीं बनाऊंगा मैं पूरा। ये एक कोशिका है, अब ये एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। अब ये सारे के सारे क्या है, जैसे ये पूरी एक बड़ी कोशिका मान लो, ठीक है ना, तो इसके बीच में आकर ऐसे जम जाता है, ठीक है। तो ये जैसे एक लाइन में जम गए ना, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज PLATE, मेटाफेज प्लेट का निर्माण हो गया। मतलब मेटाफेज अवस्था में सभी जो गुणसूत्र है ना, वो एक लाइन, एक रेखा में व्यवस्थित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या बनती है, मेटाफेज प्लेट बनती है। तो पूछा क्या है, संरेखन तल को कहा जाता है मेटाफेज प्लेट, ठीक है ना, मेटाफेज पट्टिका, ठीक है। काइनेटोकोर क्या होती है, देखो इधर समझो, काइनेटोकोर क्या होती है, जो ये गुणसूत्र बिंदु है ना, अब इन पर दोनों तरफ ऐसा डिस्क समान संरचना होती है। अब ये डिस्क समान क्या संरचना क्या करते हैं, यहाँ पाया जाता है सेंट्रियोल, तारक केंद्र पाया जाता है। अब ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करेगा, जो सेंट्रोमियर से जुड़ेंगे, ठीक है ना, और इनकी मदद से ये खींचेगा, गुणसूत्रों को अलग करेंगे। तो ये स्पिंडल फाइबर जिस जगह पे जुड़ रहे हैं ना, उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। तो ये रेड वाली क्या होगी, काइनेटोकोर। कोशिका पट्टिका, सेल प्लेट और कोशिका खाच क्या होती है, इधर समझो। जब पादप कोशिका होती है, उसमें जब विभाजन होता है, तो पादप कोशिका में विभाजन के बाद एक कोशिका भित्ति भी बनानी पड़ती है। तो कोशिका भित्ति बनाने के लिए यहाँ क्या होता है, गोल्जी बॉडी जो होती है ना, गोल्जी काय होता है, उसके टुकड़े आकर यहाँ जमने लगते हैं, और उन टुकड़ों को क्या बोलते हैं, उन टुकड़ों को बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। समझना, फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है ना। फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, गोल्जी बॉडी के टुकड़े हैं जो कोशिक केंद्रक विभाजन, पादप कोशिका में केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति निर्माण करने के लिए बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से दोनों कोशिकाएं अलग हो जाएगी। फ्रेगमोप्लास्ट के जमने से क्या हो गया, भित्ति का निर्माण हो गया, दोनों कोशिका अलग होगी। तो कोशिका प्लेट, जो ये फ्रेगमोप्लास्ट जमी ना, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका प्लेट। और ये किसमें थे, पादप कोशिका। कोशिका खाच, जो जंतु कोशिका होती है, उसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती, तो झिल्ली होती है। तो झिल्ली में क्या होती है, ये झिल्ली यहाँ से अंदर धंसने लगती है, जैसे मान लो ये धंसने लग गई। तो ये क्या है, विभाजन शुरू हो गया। अब लास्ट में एंड में जाते जाते ना ये जुड़ जाएगी, दोनों कोशिका अलग हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, खांच विधि। तो कोशिका खांच ये बन गई। ये किसमें होता है, जंतु कोशिका में, ये किसमें होता है, पादप कोशिका में, याद रखना है, ठीक है। देखो निम्न में से कौन जलीय स्तनधारियों का उचित समूह है। अब जलीय स्तनधारियों का उचित समूह पूछ रहा है। जलीय स्तनधारी में डॉल्फिन है, सील है, ट्राइगोन नहीं है। देखो ट्राइगोन नहीं है, वेल, डॉल्फिन और सील, ये तो सिंपल एग्जाम्पल है, और इतना तो आपको याद भी होना चाहिए। 1 मिनट रुकना। अब देखो,
निम्न में से किस जीव में खोखली एवं वायवीय लंबी अस्थियां होती है? अब देखो खोखली और वायवीय लंबी अस्थियां ये किसकी विशेषता है? ये विशेषता है पक्षियों की, बर्ड्स की विशेषता है। किसकी है? अब पक्षी जो है उनकी हस्तियाँ खोखली रहेगी ताकि उसमें वायु बढ़ सके तभी तो वो उड़ पाएगी। अभी स्तनधारी जो होते हैं वो कहाँ उड़ पाते हैं, उनकी खो अस्थियाँ है ना भरी हुई रहती है, खोखली नहीं होती। अगर हमारी भी खोखली अस्थियाँ आ जाए तो हम भी उड़ने लगेंगे, ठीक है ना? तो क्या पूछ रहा है कौन सा है? अब देखो ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस तो क्या है? स्तनधारी है। स्तनधारी, अब ये कौन से स्तनधारी है? ये ऐसे स्तनधारी है जो अंडे देते हैं। कौन से स्तनधारी है? ऑर्निथोरिंकस क्या है? अंडे देने वाले स्तनधारी। तो ये बर्ड्स नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। नियोफ्रॉन एक बर्ड का टाइप है, ठीक है ना? तो बर्ड ही पूछ रहा है कौन बर्ड है? नियोफ्रॉन बर्ड है। हेमिडेक्टाइलस, ये जो घरेलू छिपकली होती है ना, छिपकली, वो होती है हेमिडेक्टाइलस, ठीक है। छिपकली, छिपकली, ठीक है, हेमिडेक्टाइलस घरेलू छिपकली बोलते हैं। और मेक्रोपस किसका नाम है? कंगारू का, ठीक है, कंगारू का। तो छिपकली तो किस में आ गई? रेप्टाइल्स में आ गई। छिपकली तो रेप्टाइल्स में आ गई और कंगारू कंगारू जो है वो स्तनधारी में आ गया, ठीक है ना? आगे देखो, कॉलम ए के अंतर्गत दिए गए प्राणी समूह को कॉलम 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। पोरिफेरा, सॉरी पोरिफेरा, मेरा भी कभी कभी क्या होता है, देखो जो पोरिफेरा होती है उसमें नाल तंत्र पाया जाता है। नाल तंत्र मतलब जो क्या बोलते हैं, जल के साथ ही ये अपनी क्रियाएँ करता है, मतलब जल अंदर लेता है, फिर उसके बाद अपनी क्रियाएँ करता है। इसकी हेल्प बनती है। अब जैसे मान लो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, अब ऑप्शन वालों में तुम्हें 1-2 नहीं आ रहे हैं, तो बाकी मिलाकर देखा करो या फिर 1 मिलाकर ही चेक करा करो कि ऑप्शन आ गया क्या। जैसे मान लो मैंने 1 में 1 मिला दिया, 1 में 1 2 में है, मतलब ये 2 तो कतई नहीं होंगे, ठीक है। अब ऑप्शन या तो ये रहेगा, ये रहेगा। अब बी वाला जैसे मुझे नहीं पता। सी एनेलिडा, अब एनेलिडा मुझे पता है मेटामेयर, मेटामेयर नहीं है, मेटामेरिज्म है, ठीक है। मतलब जो खंड पाए जाते हैं, टुकड़े पाए जाते हैं, ठीक है। शरीर खंडों में विभक्त होता है तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म, ठीक है ना? तो सी में 5, सी में सी में 5, ऑप्शन बी वाला सही हो गया, सी वाला सही हो गया, ठीक है ना? अब और मिला के देख लो, जैसे आर्थ्रोपोडा है, अब आर्थ्रोपोडा सबको ही पता है संधि युक्त उपांग है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटाम क्या होता है? जल नाल तंत्र पाया जाता है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। अब बचा क्या? एस्केल मंत्री तो पेशीय ग्रसनी, ठीक है। तो ऑप्शन वालों में ये सही है, वैसे चेक कर लो एक बार, एक में 1, बी में 3, ठीक है, सी में 5, डी में 4, 2। पोलिप और मेड्यूसा के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। 2 शब्द आए हैं, एक आया है पोलिप, एक आया है मेड्यूसा। अब देखो पोलिप और मेड्यूसा क्या होता है? जो इसने क्या बोला है? निडेरिया, निडेरिया मतलब सिलेंट्रेटा जो समूह होता है ना, देखो सिलेंट्रेटा होती है ना, सिलेंट्रेटा उसमें पाए जाते हैं क्या? द्विरूपता। द्विरूपता का मतलब जो उसके जीव है ना, वो उनके पूरे जीवन काल में है ना 2 तरीके से रहते हैं। जैसे मेंढक की जो अवस्थाएँ होती है ना, उसमें क्या होता है? टेडपोल होता है, लार्वा होता है, सिर्फ वयस्क मेंढक होता है। ऐसे ही सिलेंट्रेटा के सदस्य भी है ना 2 अवस्थाएँ दर्शाते हैं, ठीक है? एक तो होती है मेडुसा, एक होती है पोलिप। तो ये जो छत्र समान है ना, ये तो क्या है? मेड्यूसा, ठीक है? और जो पोलिप अवस्था होती है ना, वो पोलिप अवस्था ऐसे रहती है, ठीक है? ऐसे रहती है। इसमें यहाँ पर ऐसे-ऐसे संरचना पाई जाती है, यहाँ पर ऐसे जॉइंट पाया जाता है, ठीक है? ऐसी अवस्था होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने ये स्थिर कर दिया, तो ये कौन-सा अवस्था है? पोलिप। अब स्थिर का मतलब ये ससाइल होती है, ये ज़मीन से बंद होती है, मतलब ये हिल नहीं दे सकती, हिल-डुल नहीं सकती। पोलिप अवस्था जो है वो हिल-डुल नहीं सकती और ये मेडुसा ऐसे बना है छाता के जैसे, किसी ने छाता खोल रखा हो, तो ये अम्ब्रेला है, ये आसानी से तैर सकती है, ठीक है? तो कौन-सी अवस्था तैर सकती है? मेडुसा, और जो नहीं तैर सकती वो क्या है? पॉलिप, ठीक है ना? तो ये 2 अवस्था पाई जाती है सिलेंडरेटा में। अब देखो ये क्या बोल रहा है? पूछ कौन-सा है? गलत कथन पूछ रहा है, तो गलत कथन की पहचान करता है। ये निडेरिया, ये नाइडेरिया, निडेरिया होता है वो, के 2 मूल शारीरिक रूप है। बिल्कुल, पोलिप और मेडुसा जो निडेरिया है, मतलब सिलेंट्रेटा का ये दूसरा नाम है निडेरिया, उसके 2 रूप है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। नाइडेरियन इन दोनों रूपों के बीच बारी-बारी से रहते हैं, पीडियाकांड्रन को प्रदर्शित करते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है कि उनके जीवन काल में ये दोनों अवस्थाएँ चलती रहती है, ठीक है ना? ऑरेलिया एक स्थावर निडेरिया है, जबकि एडम्शिया एक मुक्त प्लावी है। देखो यहाँ गलत कर दिया। जो ऑरेलिया है ना, वो स्थावर नहीं है। मतलब स्थावर का मतलब ससाइल बोला है इसने। ससाइल का मतलब स्थानबद्ध, जो चल फिर नहीं सकता। जबकि ये मैंने जो फोटो बनाया ना ऑरेलिया का, ये आराम से तैर सकता है, छाते लाइक संरचना होती है, ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और एडम्शिया जो है वो मुक्त प्लावी नहीं है, वो ससाइल है, स्थानबद्ध है, ठीक है ना?
ऑप्शन सी गलत हो गया। पोलिप बेलनाकार तथा मेडुसा छतरीनुमा होता है। बिल्कुल ये देखो मैंने बनाया है। मेडुसा छतरीनुमा है और पोलिप जो है वो एक बेलन के जैसे है, ठीक है ना, सिलिंड्रिकल शेप है। तो ऑप्शन ए सी इसमें सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी स्पंज की विशिष्टता नहीं है? अब विशेषता स्पंज मतलब क्या पूछ रहा है, ये पोरीफेरा पूछ रहा है, ठीक है ना। अब पोरीफेरा आपको आता नहीं आता ये पूछ रहा है, क्लासिफिकेशन के बारे में। कोशिका संगठन स्तर देखो, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि पोरीफेरा आता है, फिर पोरीफेरा के बाद से सिलेंडर आता है, फिर उसके बाद बाकी आते हैं। तो देखो जो शुरू कहाँ से हो रहा है कोशिका, मतलब विभाजन का क्या बोलते हैं ना, क्लासिफिकेशन शुरू कहाँ से हुआ, पोरीफेरा से हुआ। अब क्लासिफिकेशन में अगर हम स्तर देखें तो सबसे पहले क्या होता है, कोशिका स्तर का होता है, ठीक है, फिर ऊतक स्तर का होता है, फिर ऊतक तंत्र स्तर का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पोरीफेरा शुरू हो रहा है, तो ये कौन सा स्तर रहेगा, कोशिकीय संगठन रहेगा, ठीक है ना। कभी कभी मैं ना दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है, तो कोशिका संगठन स्तर सही है, सही है। ओस्टिया की उपस्थिति, अब देखो ओस्टिया की उपस्थिति के लिए आपको पोरीफेरा का डायग्राम होना चाहिए। पोरीफेरा कैसे होता है, जैसे एक स्पंज में बना दो, ये एक पोरीफेरा का डायग्राम, ठीक है। अब पोरीफेरा ऐसा होता है, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी कुछ ना सेल्स पाई जाती है, ठीक है। एक साइड समझ लो, एक साइड समझ लो, है ना। यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक छेद पाया जाता है, ऐसे छेद जिसमें होकर पानी अंदर बाहर आ सकता है ना। अब देखो ये जो मैंने सेल्स बनाई ना, इसको तो बोलते हैं कोहेनो साइट, ठीक है ना, कोइनोसाइट। अब वो तुमने पढ़ रखी होगी। इनमें फ्लैजिला टाइप पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, कोई जो सूक्ष्म जीव आते हैं ना, उनको पकड़ के उसमें अंदर ले लेते हैं, पाचन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखो ये छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं। मैंने डायग्राम बड़ा बनाया, अब छेद बड़े ले लिए ना, तो इसलिए ये जो छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं ना, इनके वजह से क्या होता है, इनमें से होकर जल अंदर आता है, ठीक है, और यहाँ से होकर जल बाहर निकल जाता है। तो ये जो छोटे छोटे छेद है ना, इनको ही क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ओस्टिया, ठीक है ना। और ये जो बड़ा वाला छेद जो ऊपर बनाया है मैंने, ये जो बड़ा वाला छेद है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओस्कुलम, ठीक है। तो ओस्टिया की उपस्थिति पाई जाती है स्पंज में, बिल्कुल ओस्टिया की उपस्थिति भी पाई जाती है, तो ये भी सही है। अंत कोशिकीय पाचन होता है, अभी मैंने बोला है ये कोशिकाएं होती है कोहेनोसाइट, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया मतलब कुछ भी खाद्य पदार्थ है उसको पकड़ लेते हैं और उसको कोशिका के अंदर ले लेते हैं और पाचन करते हैं, ठीक है। फिर बाहर निकाल के जल के साथ बाहर निकाल देते हैं, तो ये भी सही है। काइटिन द्वारा समर्थित शरीर, अब देखो काइटिन तो किसकी विशेषता है, काइटिन विशेषता है आर्थ्रोपोडा की, जो कॉकरोच होता है उस पर पाया जाता है काइटिन। तो काइटिन किसकी विशेषता होगी, आर्थ्रोपोडा की। यहाँ पर काइटिन का कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन डी वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, समझ में तो आ रहा है ना भाई, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर दिक्कत आती है। देखो निम्न में से कौन सा मिलान सही है, अब देखो डी कोरकीय मतलब डिप्लोप्लास्टिक, डाइसेलुलर नहीं है, डिप्लोप्लास्टिक होता है, डिप्लोप्लास्टिक। अब कोरक समझो पहले तो क्या होता है, देखो जब क्या बोलते हैं, जब शरीर बनता है ना, तो शरीर में भ्रूण की परतें होती है। अब कौन सी कितनी परतों से शरीर का निर्माण हुआ है, उसके हिसाब से ये है। जैसे द्विकोरिकीय मतलब दो परतों से निर्माण हुआ है, कौन कौन सी है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। इसमें मेसोडर्म नहीं होती है। जो त्रिकोरिकीय होते हैं उसमें तीनों परतें होते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, तीनों परतें होती है। तो जो द्विकोरिकीय है ना, वो सिलेंड्रेट होते हैं, बिल्कुल सिलेंड्रेट द्विकोरिकीय होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। त्रिकोरिकीय मतलब डिप्लोप्लास्टिक क्या होता है, प्लेटी से रज्जु की मतलब कोर्डेटा तक, तो ये सारे के सारे डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। अगुहिक, जो अगुहिक एसिलोमेट जो बोल रहे हैं, मतलब जिनमें जो शरीर होता है और पाचन तंत्र होता है उनके बीच में कोई गुहा नहीं पाई जाती है, तो वो क्या है, एसिलोमेट है। प्लेटी हेलमिंथेस एसिलोमेट होता है, यहाँ भी सही है। जो प्लेटी हेलमिंथेस से पहले वाले सारे, वो सारे के सारे एसिलोमेट रहेंगे। फिर आता है एस्की हेलमिंथेस, एस्की हेलमिंथेस स्यूडो सिलोमेट होता है, मतलब इसमें आभासी गुहा पाई जाती है, पूरी विकसित भी नहीं हुई है और अनुपस्थित भी नहीं हुई है। तो एस्की हेलमिंथेस मतलब घोर क्रमी में स्यूडो कूटगुहिक होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं, तो ये भी सही है। प्रगुहिक जो जिनमें वास्तव में गुहा है, ठीक है, जो सिलोमेट है वो क्या है, एनेलिडा से कोटेक्स कोडेटा सब में गुहा पाई जाती है, अपन के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो एक दो तीन चार पाँच सब सही है। एक दो तीन इसमें दे नहीं रखा, एक दो चार पाँच यही हो जाएगा, ठीक है। इसमें तीन भी सही है, इसमें दे नहीं रखा, ऑप्शन डी सही मान रखा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ी मोड़ी जो छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना आंसर की में, उसको क्या करवा करो, उसको सॉल्यूशन से कंफर्म कर लिया करो। सॉल्यूशन क्यों बनाते हैं तुम्हारे लिए, ताकि आंसर की में और आपके मन में जो डाउट है ना वो दूर हो जाए, ठीक है ना।
पानी स्पंज के शरीर के अंदर किसके माध्यम से प्रवेश करता है? अभी जस्ट मैंने बताया, यहाँ से ये जो डायग्राम बनाया था मैंने, यहाँ से ओस्टिया होता है, उसके अंदर उसके माध्यम से पानी प्रवेश करता है, बाहर कहाँ से निकलता है? ओस्कुलम से। तो यही क्वेश्चन है, ठीक है? तो कहाँ से प्रवेश करता है? ओस्कुलम से। स्पोंजोसील क्या है? देखो, ये जो मैंने बीच में गुहा बनाई ना, ये जो खाली स्थान बची है ना, इसको बोलते हैं स्पोंजोसील कैविटी, ठीक है? पोरिफेरा के अंदर स्पोंजोसील कैविटी। कोइनोसाइट मैंने बता दिया। अच्छा, ओस्कुलम गलत लगा दिया मैंने। ये क्या है? ओस्टिया, ओस्टिया। कोइनोसाइट मैंने बता दी, कोशिकाएँ होती हैं जो पाचन-वाचन का काम करती है। ओस्कुलम बड़ा छिद्र है, स्पोंजोसील कैविटी है, गुहा है, ठीक है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन-सा वाला सही सुमेलित नहीं है? ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज़्मिड है, पूरा नाम ही यही है इसका, ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज़्मिड, ठीक है? ये सही है। डीएनए प्रोबिंग, वांछित डीएनए खंड को ढूँढना, बिल्कुल। जो डीएनए प्रोबिंग होती है ना, वो क्या करता है? डीएनए में से किसी स्पेशल खंड को ढूँढना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोबिंग। एक प्रोब होता है जो किसी विशिष्ट खंड को पहचान करता है, उसको क्या बोलते हैं? डीएनए प्रोबिंग, ठीक है? ये भी सही है, डीएनए के विशिष्ट खंड को ढूँढना, ठीक है? पीसीआर, पीसीआर में डीएनए अभिरंजन। अब देखो यार, पीसीआर क्या काम आता है? पीसीआर का पूरा नाम क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या करता है? डीएनए का आवर्धन करता है। तो डीएनए का अभिरंजन कहीं काम नहीं आता। अभिरंजन किससे होता है? इथिडियम ब्रोमाइड से होता है डीएनए का अभिरंजन। किससे होता है? इथिडियम ब्रोमाइड, बीआर लिखा हूँ मैं ब्रोमाइड को। अब ये कब होता है? जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, तो उसके बाद डीएनए अणुओं की पहचान करने के लिए उन्हें इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं, तब जाके डीएनए का अभिरंजन होता है। अगर यहाँ पीसीआर की जगह अगर क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लिख देता तो ये सही हो जाता है। तो अभी ये गलत हो गया। एगारोज समुद्री घास है जिससे अगार अगार प्राप्त किया जाता है, उससे एगारोज जेल बनाया जाता है और जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम लिया जाता है। बिल्कुल सारे ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, और अगर तुमने ऐसी की ऐसी तैयारी कर ली ना, कि जिस भी प्रैक्टिस बुक से या किसी भी क्वेश्चन पेपर से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके सारे क्वेश्चन, जो सारे ऑप्शन है ना, उनका मतलब तुम्हें पता है, तो भाई साहब तुम्हारे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना? निम्न में से कौन से सूक्ष्मजीवी क्रमशः सामान्य पादप और जंतु कोशिका को कैंसर कोशिका में रूपांतरित करता है? अब कैंसर कोशिका देखो, एक तो पूछ रहा है कि पादप कोशिका में, और एक होता है जंतु कोशिका में, दो बताना। तो रेट्रोवायरस तो क्या करता है? जंतु कोशिका में कैंसर करता है, तो ये गलत हो गया। इश्चीरिशिया कोलाई, ई कोलाई है। ई कोलाई से कौन सा कैंसर होता है? भाई ई कोलाई से तो हम खेलते हैं, खिलौने बनाते हैं अपने। खिलौने का मतलब है हम जो क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, वो ई कोलाई से बनाता है, ठीक है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशेंस, ठीक है? और रेट्रोवायरस, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशेंस जो टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूबर इंड्यूसिंग, ठीक है? वो वाला। तो ये क्या है? ये एक तरीके से कैंसर का कारण ही है पादप में, और रेट्रोवायरस किसमें है? जंतुओं में। तो ऑप्शन सी वाला, अरे यार, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है? आगे देखो, सही विकल्प का चुनना है। ओआरआई और आरओपी क्लोनिंग साइट है। देखो, ओआरआई और आरओपी क्लोनिंग साइट नहीं है। ओआरआई तो क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन। तो मतलब क्या करता है? यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। अब रेप्लिकेशन का मतलब, हालांकि पता है कि प्रतिलिपियां बनाना है, लेकिन रेप्लिकेशन क्या होता है? पूरे एक डीएनए खंड का होता है। जबकि क्लोनिंग साइट्स क्या होती है? क्लोनिंग साइट वो जगह होती है जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट पाई जाती है, ताकि वहां से डीएनए का कट लगा के वांछित डीएनए जोड़कर फिर उसकी रेप्लिका बनाई जा सकती है। तो क्लोनिंग साइट अलग चीज है, ओआरआई अलग है। तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है? ये तो गलत है। क्लोनिंग किसी टेम्पलेट जीन की असमान प्रतिलिपियां बनाना है। क्लोनिंग का मतलब क्या है? असमान थोड़ी है, सेम टू सेम, बिल्कुल डुप्लीकेट, बिल्कुल डुप्लीकेट, ऋतिक रोशन जैसा, ठीक है ना? असमान प्रतिलिपियां नहीं आएगा, समान आएगा, ठीक है? ऋतिक रोशन किस हिसाब से बोल दिया भाई मैंने? डुप्लीकेट में तो कौन था? डॉन, अरे सलमान खान, सलमान खान वो था। ऋतिक रोशन कहाँ से याद आ गया मुझे, ठीक है ना? तो ये गलत हो गया। पीयू फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट और पीएस फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। नहीं क्यों लगा दिया भाई? दोनों के दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। पीबीआर 322 एक क्लोनिंग वेक्टर है, बिल्कुल सही है। पीबीआर 322 हमारा दूसरा खिलौना है जो क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है ना? खंडित डीएनए के चिपचिपा छोर किससे बने होते हैं? अब चिपचिपा छोर देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, ये एक डीएनए, ठीक है? अब जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इनको काटते हैं ना, तो वो कट कैसे लगाते हैं? दो तरीके से कट लगाते हैं। एक तो लगाते हैं ये वाला कट, ठीक है ना? इसको तो वो क्या बोलते हैं? चिपचिपा शिरा। इंग्लिश में क्या लिखा है? स्टिकी एंड्स, ठीक है? ठीक है ना? और एक जो जैसे ये डीएनए है, तो ऐसा सीधा काट दिया, ज्यादा ही लंबा काट दिया मैंने, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लंट एंड। ये सब बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा तुमने, ठीक है ना? ब्लेंड एंड बोलते हैं। अब देखो, जब ये चिपचिपे सिरे बनते हैं ना, तो चिपचिपे सिरे कैसे बने? देखो, यहाँ पर जो सार्थ है ना, जैसे इधर वाले ये, इस पे जैसे ये शार्थ है, तो ये तो इस डीएनए के साथ आ गए, जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लो,
ठीक है? यहाँ से यहाँ तक मान लो। अब ये जो कटा ना तो ये कैसे कटा? इधर देखो ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरे 60 थे और यहाँ पर ये बच गए। ऐसे ही इधर वाले में क्या हुआ? ऐसे कट गया ये। ठीक है? यहाँ से यहाँ तक तो पूरे 60 थे और यहाँ पर ये बच गए। तो ये जो बच गए वो क्या बचे? वो क्या बचे? अयुग्मित क्षारक बचे, ठीक है ना? क्या बचे? अयुग्मित क्षारक। तो कारण क्या है? डीएनए खंडों का चिपचिपा स्टिकी होने का अयुग्मित क्षारक। देखो मिथाइल समूह क्या होता है? जैसे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया में उनके ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे? उनके खुद के डीएनए को नहीं काट देंगे क्या? तो अपना खुद का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने ही डीएनए को नहीं काट दे, इस चीज से बचाने के लिए बैक्टीरिया या फिर किसी भी डीएनए पर क्या होता है? मिथाइल समूह जाकर वहां जुड़ जाते हैं ताकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहां पर काम ना कर पाए। तो मिथाइल समूह कब काम आते हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट्स को बचाने के लिए, ठीक है ना? ताकि वहां पर कट ना लगे। तो यहाँ क्या हो गया? अयुग्मित क्षारकों से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तो काटते हैं, बनते क्यों हैं वो पूछा है, ठीक है? कैल्शियम लवण का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। हिंद सेकंड, अब देखो मैंने ये जो बताया ना ब्लंट एंड, ये ब्लंट एंड कौन बनाता है? ये हिंद सेकंड बनाता है। ये याद रखना कि कौन तो स्टिकी एंड बनाता है, कौन ब्लंट एंड बनाता है। तो हिंद सेकंड ब्लंट एंड बनाता है। डीएनए अणु का उस विशेष बिंदु पर एक विशेष अनुक्रम को पहचान कर काटता है, जो होता है क्या होता है? कितने 6 क्षारक युग्मों वाला होता है और ये आपको याद भी करना है। फैक्ट वाली चीजें एक मिनट रुको, मैं भी देख लेता हूँ क्या है। ये तुम्हें याद करना है कि कौन-सा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या-क्या हैं, ठीक है ना? कौन-सा नंबर का मिशन है? 25वाँ, ठीक है? GTYRAC। अब इनका उल्टा जैसे यहाँ आ गया CAR, ठीक है? क्या लिखा है यार मैंने? 1 मिनट रुको। अरे YTC यार, मैं सोच रहा एक कम क्यों हो गया? YTC, ठीक है ना? ये रेस्ट्रिक्शन साइड होती है, यहाँ से ये कट लगा देता है। अब देखो जो भी है, जैसे तुम्हें और किसी का याद हो ना हो, जो इको R1 है, उसका ज़रूर याद कर लेना कि उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट क्या-क्या होती है, ठीक है ना? यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे सिलेबस में जो है, उनके 6 ही क्षारक युग्म हैं, कोई 2 ही है जिनके 4 और 5 है, ठीक है ना? तो वो सब फैक्ट वाली चीज़ें हैं और उनको तुम रट ही सकते हो, उनमें कोई कांसेप्ट काम नहीं आएगा, ठीक है? और उसमें मैं मदद नहीं कर सकता। रिकॉम्बिनेंट डीएनए शब्द से अभिप्राय है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है? जो ओरिजिनल डीएनए होता है उसमें कुछ और जोड़ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट। तो क्या है? होस्ट कोशिका का डीएनए नहीं, ये तो ओरिजिनल है, ये तो गलत हो गया। भाई ये डीएनए खंड को निहित रखने वाला डीएनए, बिल्कुल। जो एक ऑलरेडी डीएनए खंड है उसमें अगर दूसरा जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार। प्रथम पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए निम्न में से किस बैक्टीरिया से पृथकृत प्लाज्मिड का उपयोग किया गया था? किसका उपयोग किया गया था? वो किया गया था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का। और किसने किया था? देखो स्टैनले हर्बर्ट और स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयल। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयल, नाम भी याद नहीं यार। कोहेन और बॉयल, बॉयर। इन्होंने किया था 1972 में, ठीक है ना? साल्मोनेला टाइफी से जो प्लाज़्मिड था सबसे पहला वो इन्होंने बनाया था। ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है, तुम्हें याद ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? मानव इंसुलिन के उत्पादन में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुनिए। अब ये थोड़ा थ्योरी वाला क्वेश्चन है। अब थ्योरी वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो याद रखना, जब भी तुमसे कोई चीज़ बनवाएगा, ऐसे सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करवाएगा ना, तो कॉमन सेंस लगाना कि सबसे पहले क्या होगा और सबसे बाद में क्या होगा। सारे स्टेटमेंट पढ़ना, उनमें से तुम्हें 2 स्टेटमेंट ऐसे मिल जाएँगे कि ये यहाँ से शुरू होगा और एक स्टेटमेंट ऐसा मिल जाएगा यहाँ से खत्म होगा। बस उसी को इनमें मैच कर लेना, आपका टाइम बच जाएगा। जैसे मैं बताऊँ उसमें दिया क्या हुआ है? इंसुलिन जीन के लिए कृत्रिम संश्लेषण। मानव इंसुलिन के लिए जीन डीएनए का कृत्रिम रूप से संश्लेषण, बिल्कुल। तो यही पहला स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ तो। बायोरिएक्टर्स में पुनर्योगज को ई कोलाई का संवर्धन, मानव इंसुलिन का शुद्धिकरण, मानव इंसुलिन जीन को प्लाज्मिड में डालना, पुनर्योगज प्लाज्मिड का ई कोलाई में प्रवेश, ई कोलाई से पुनर्योगज जीन करे। अब देखो इन सब में से मैं देखूँ तो सबसे बाद में क्या आएगा? जो इंसुलिन प्राप्त हुआ होगा उसका शुद्धिकरण करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है? जो इंसुलिन प्राप्त होगा उसका शुद्धिकरण करेंगे सबसे लास्ट में। तो कौन-सा हुआ? तीसरा वाला किस-किस में? एक में ये लो भाई साहब, देख लो ऑप्शन सी सही हो गया। अब तुम मैच कर लो। सी में 1 क्या है? मानव इंसुलिन के लिए जीन
डीएनए का कृत्रिम रूप से संश्लेषण, ठीक है? जो डीएनए है, जो जीन है, वो इंसुलिन बनाएगा। पहले तो हम उसको तैयार करेंगे, वो होना चाहिए हमारे पास, ठीक है? फिर 4th नंबर मतलब मानव इंसुलिन जीन को प्लाज़्मिड में डालना। ये जो जीन है, उसको हमने डाल दिया प्लाज़्मिड में। अब क्या करेंगे? प्लाज़्मिड में डालकर अब प्लाज़्मिड को ई कोलाई में प्रवेश करवा दिया वृद्धि करवाने के लिए, ठीक है? तो ये भी सही है। फिर दूसरा वाला क्या है? बायोरिएक्टर में पुनर्योजित ई कोलाई का संवर्धन। अब हमें बहुत सारा इंसुलिन बनाना है, तो वो जो डीएनए है, उसका बहुत सारा संवर्धन करवाएँगे, तो ई कोलाई को किसमें करा? बायोरिएक्टर में डाल दिया। और लास्ट में क्या बचा? 4th वाला ई कोलाई से पुनर्योजित जीन का उत्पाद कर निष्कासन बाहर निकाल लेंगे, तो कॉमन सेंस से सोल्व हो जाता है ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन, ठीक है ना? बस ज़रूरत किसकी है? एक बारी पढ़ने की है। मुझे खुद ये लगता है, हमें खुद ये लगता है, मुझे भी लगता है, मैं अपनी बता रहा हूँ। इतने बड़े क्वेश्चन को देख के मैं खुद ही नहीं पढ़ता, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि बहुत सिंपल होते हैं। मैं ऐसे नहीं पढ़ता, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए नहीं पढ़ रहा। जब मेरा कभी एग्ज़ाम होगा, ऐसे बड़े क्वेश्चन आएँगे तो मैं ज़रूर पढ़ूँगा क्योंकि मुझे पता है वो क्वेश्चन नंबर दिलाएगा, ठीक है ना? देखो अब लास्ट क्वेश्चन नहीं एक और है अभी। बायोटेक्नोलॉजी के निम्न सभी उपयोग भोज्य उत्पादों को बढ़ाने के लिए केवल एक को छोड़कर किसे छोड़कर देखो एपीकल्चर कृषि रसायन पर आधारित कृषि कार्बनिक खेती अनुवांशिक तो इसमें देखो जो एपीकल्चर होता है ना एपीकल्चर क्या होता है मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी का तो कभी जीवन में अपने उपयोग लिया ही नहीं तो यहाँ पर मधुमक्खी कल्चर मतलब एपीकल्चर क्या होगा बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से बाहर हो गया और खाद्य पदार्थ की है, तो शहद के अलावा मधुमक्खी पालन ना और भी उत्पाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मोम हो गया, वैक्स हो गया, उनके लिए ज़्यादा किया जाता है, ठीक है? शहद से तो बहुत कम अर्निंग होती है मधुमक्खी वालों को। कृषि रसायन पर आधारित कृषि देखो जो कृषि रसायन होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बनाए जाते हैं उनसे क्या होता है उनसे कीट वीट नष्ट हो जाते हैं तो उत्पादन बढ़ जाता है और वो खाद्य पदार्थों के उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कारगर है ठीक है ना कार्बनिक खेती में ऐसे बैक्टीरिया जो हम लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं जो भूमि को उर्वरक बना सके ठीक है तो वो भी सिंपल है और जेनेटिक अभियांत्रिकी में फसलों पर आधारित जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो है तो तीनों के तीनों उससे संबंधित है कुल मिला के बात है एपीकल्चर में कोई योगदान नहीं है बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है? पूर्ण सशक्ता देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटीपोटेंट टोटी पोटेंसी ठीक है लिख ही रहा है ना मैं क्यों लिख रहा हूँ टोटीपोटेंसी रेफर करता है देखो टोटीपोटेंसी सेल क्या होती है देखो जब कोई एक कोशिका होती है तो वो विभाजन करती है तो अपने ही समान कोशिका बनाती है जैसे हाथ की कोशिका है हाथ की कोशिका में यहाँ चोट लगी डैमेज हो गया तो इसको रिकवर करने के लिए यहाँ की कोशिका अपने समान कोशिका बनाएगी ठीक है ऐसे ही कहीं की भी कोशिका होती है वो क्या करती है अपने समान कोशिकाएं बनाती है लेकिन देखो एक विशेष कोशिका होती है टोटीपोटेंट ठीक है ये क्या करती है ये एक कोशिका पूरे शरीर को बनाने का दम रखता है। जैसे मैं उदाहरण बताऊँ, तो जैसे ये समझ लो अभी मैं कोशिका नहीं बता रहा, जैसे एक बीज है, ठीक है? अब इस बीज से क्या करता है पूरा एक पादप बन जाता है, ठीक है? तो ये बीज क्या है टोटीपोटेंट। अब मैं सेल नहीं लगा रहा, बीज सेल नहीं है क्योंकि टोटीपोटेंट है। अब जैसे मनुष्य में बात कर लो जाइगोट है, अब जाइगोट एक सेल से बनता है। अब जाइगोट से क्या करता है पूरा मनुष्य बन जाता है, तो वो क्या हो गया टोटीपोटेंट हो गया। ऐसे ही क्या काम आ रहा है टोटीपोटेंट सेल क्या होती है जिससे पूरा संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाए। तो देखो क्या है आनुवांशिक रूप से समान पौधे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं, वो क्लोनिंग होती है। किसी पादप कोशिका कंटोतकी से एक संपूर्ण पौधे को उत्पन्न करने की क्षमता देखो एक पादप कोशिका से पूरा पौधे का शरीर उत्पन्न करने की क्षमता ऑप्शन बी ही इसका सही है ठीक है तो उम्मीद है सॉल्यूशन समझ में आया होगा बायोलॉजी समझ में आ रही होगी क्लास और नोट्स सही तरीके से पढ़ना है अगेन एनसीईआरटी पे ध्यान देना है मैं कुछ नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा एनसीईआरटी पढ़ के आओ सारे क्वेश्चन ले जाओ सब क्वेश्चन सही हो जाएंगे ठीक है तो थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले वीडियो सॉल्यूशन में